हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 8 पढ़ेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस साल भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे इससे। इस साल भी बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से सुनना, इस टॉपिक को ध्यान से देखना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा डिस्कस करना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, होती क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो ओनली डिपेंड किस पे कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, यानी ओनली पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, वो भी किसके, सॉल्यूट पे, कि उनके पार्टिकल्स कितने हैं कितने नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया कि आपने एक NaCl लिया, क्या लिया, NaCl। आपको पता है ये डिसोशिएट कैसे होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, और ऐसा ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया MgCl2, तो इसको डिसोशिएट करने पे क्या हो गया, ये Mg प्लस एंड 2Cl माइनस। अब आप देखोगे इसके अंदर टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, एक पार्टिकल ले रहा है, एक पार्टिकल ले रहा है, टोटल पार्टिकल कितने होंगे इसमें, 2। इसमें कितना है, 1 पार्टिकल प्लस 2 पार्टिकल, टोटल कितने होंगे, 3। तो ज़्यादा पार्टिकल किस में है, इस सेकंड वाले में। तो हमने क्या बोला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो अपने पास में, जो हमारे पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किस पे होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, किस पे होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी कौन सी प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन दोनों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, 3 प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव का मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स है उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी शो करेगी सॉल्यूशन, उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। देखिए आगे, हमारे पास हम 4 प्रकार से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं। ठीक है, 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास में, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी अपने पास में क्या होगा, एलिवेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, वो भी डिप्रेशन हो जाएगा, यानी उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है अपने पास में, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। हम इन चारों की स्टडी करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। होता क्या है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स मिलाए। देखते हैं इसको,
जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, हमने सॉल्वेंट लिया एज ए वाटर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया। अब इसको अगर हम हीट करें, ठीक है, हीट करें तो क्या हो जाएगा, हम ओनली वेपर प्रेशर किसके थ्रू होगा, ओनली सॉल्वेंट के ही फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगा, ओनली सॉल्वेंट के फॉर्म में। इस बार देखना जो अपने पास ये सॉल्यूट के पार्टिकल है वो कैसे होंगे, नॉन वोलेटाइल। जो हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में चेंज ना हो, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल। अब देखिए आपको पता है कि ओनली वेपर प्रेशर किसके थ्रू होगा, ओनली सॉल्वेंट के थ्रू, ठीक है। ओनली वेपर प्रेशर किसका होगा, सॉल्वेंट के थ्रू। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, जो इसके दौरान जो कमी आई है उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखिए पढ़िए, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व इन प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल हमने प्योर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया, देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट की कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओनली वेपर प्रेशर किसके थ्रू लग रहा है यहाँ पे, सॉल्वेंट के थ्रू, सॉल्यूट के थ्रू नहीं ले रहा, क्योंकि सॉल्यूट कैसे पार्टिकल है, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल है, ठीक है। देखिए इसकी रीज़न क्या होगा, बिकॉज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज ड्यू टू लेसर सरफेस एरिया, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, बिकॉज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, क्योंकि जो जो हमारे पास वेपराइज हो रहे हैं तो उस पार्टिकल्स में सॉल्यूट के पार्टिकल तो एस्केप नहीं कर रहे, यानी वो तो वेपराइज नहीं हो रहे। इसलिए क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है उसके लिए उसका जो वेपराइज होने का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी इसको कम अवेलेबल एरिया मिलेगा। देखो, बिकॉज एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज ड्यू टू लेसर सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि उसको उतना सरफेस एरिया नहीं मिल रहा। एक तो टोटल के थ्रू ही लगता तो पूरा सरफेस एरिया मिलता, अब इनको पूरा सरफेस एरिया नहीं मिल रहा, क्योंकि बीच बीच में क्या हो गया, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो गए ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर एवोपरेशन, ठीक है। एवोपरेशन के लिए उनको सरफेस एरिया उतना नहीं मिल पा रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपने पास में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किससे ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्यूशन से, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इस जो हमारे पास में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। तो हमने जो ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है इसके वेपर प्रेशर को हमने मान लिया PA0, ठीक है, यानी प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना है, और जो टोटल जो सॉल्यूशन के थ्रू वेपर प्रेशर लगेगा उसको मान लिया हमने PS। तो लोअरिंग ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर में कितनी कमी आई, जो ज़्यादा प्रेशर होगा उसमें से कम को माइनस करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट में से इसको डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब पता लग गया कि हमारे पास इसमें कितनी कमी आई वेपर प्रेशर में अंदर, ठीक है। PA0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PS क्या है, जो अपने पास PS बोल सकते हैं या PA बोल सकते हैं अपने पास में, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे PA के फॉर्म में नोट कर लिया। PA क्या है, सॉल्वेंट का, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसको आगे हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। ये देखिए रिलेटिव, हमको हम लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। वो अभी जो हमने लास्ट लिखा था, जो हमने लास्ट डिनोट किया था, वो क्या किया था, P0A माइनस PA, ठीक है। ये तो ओनली क्या हो गया, लोअरिंग वेपर प्रेशर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव, यानी रिलेटिव कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कि जिसका ज़्यादा प्रेशर होगा तो किसका होगा हमारे पास, सॉल्वेंट का, तो उससे डिवाइड कर दिया, तो इसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखिए हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, हमें पता है कि जो भी पार्शियल प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली NB पे। देखिए जो हमारे पास में हमने पढ़ रखा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा, यानी मैंने इसको इसमें जो उसको मैंने डेल्टा के फॉर्म में शो किया,
ऊपर वाले टर्म को, ठीक है, कमी हो रही है। उसके बाद ये पी ए नॉट, और हमको पता है मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ओनली वेपर प्रेशर किसके थ्रू लग रहा है, सॉल्वेंट के थ्रू। तो सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल डिपेंड कर रहा है जितना भी अपने पास वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूट क्या है अपने एन बी, एन ए क्या होता था अपने पास में सॉल्वेंट। तो ये हमने क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, सॉल्यूट पार्टिकल, यानी जितने ज़्यादा पार्टिकल, मैंने बोला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे, इसलिए अपने यहाँ पे सॉल्यूट के मोल लिए। तो एक्स बी को हमने डिनोट किया तो अपने पास क्या आ जाएगा, पी, यानी मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल कर देना, तो डेल्टा पी और पी नॉट ए एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन, यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। इसी को यहाँ पे लिखा है अपने एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, सॉरी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर है, समझ में आया ये कहाँ से आया अपने पास में, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन अपने किसके मोल फ्रैक्शन में डिपेंड कर रहा है, ओनली किस पे, एन बी पे, एन बी यानी सॉल्यूट पे। देखिए अब हमको पता है कि एन ए तो क्या अपने पास में, एन ए क्या अपने पास में सॉल्वेंट, और एन बी क्या अपने पास में सॉल्यूट। तो हमको पता है कि मोल सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के मोल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे कंपैरिजन किसके, एन बी के। तो हमने इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी, तो यानी अपने पास में एन बी क्वान्टिटी क्या हो गई, नेग्लिजिबल हो गई। तो हमने इसको यहाँ पे हटा दिया, तो ओनली एन बी अपॉन एन ए, क्योंकि एन बी की क्वांटिटी क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए अपने इसको एन ए मान लिया। ओके, अब इसको सोल्व किया, एन बी क्या है अपने पास, मोल्स ऑफ बी। अब इसको ग्राम में दे रखा हो तो डब्ल्यू बी यानी वेट ऑफ बी, और अपॉन मॉलिकुलर मास, और एन ए क्या होगा, डब्ल्यू ए इंटू एम ए। तो अपने पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए। किसके लिए आ जाएगी, रिलेटिव लोअरिंग। इंपॉर्टेंट, ड्राइव नहीं कराया जाता है आपसे एग्जाम में, ओनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये जो मेनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो यूज़ आती है वो किस लिए आती है अपने पास में, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम बी। एम बी का मतलब क्या है, जो हमारे पास सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए ही ज़्यादातर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग को क्या मैक्सिमम क्वेश्चन में एम बी पूछा जाता है, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फार्मूला में आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दोनों ही फार्मूले अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला याद रख लीजिए, इससे आप ये बना सकते हैं, जो भी कैलकुलेट करना है आप इससे हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, ठीक है। ये हमारे पास में किसका बेंजीन का दे रखा है, हमें पता नहीं सॉल्यूट है सॉल्यूट। अब देखिए ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5, यानी नॉन वोलेटाइल हमारे पास ये सब्सटेंस आ गया, यानी सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम क्या मानते हैं, बी। तो डब्ल्यू बी हमारे पास पता लग गया, कितना हो गया अपने पास में 0.5 ग्राम, और डब्ल्यू ए ऊपर, और डब्ल्यू ए की दे रखा है एडेड टू 39.0 ग्राम बेंजीन। ये हमारे पास में क्या है, सॉल्वेंट। तो डब्ल्यू ए भी दे रखा है अपने पास, कितना हो गया 39 ग्राम, ठीक है, 39 ग्राम। क्लियर है। उसके आगे क्या दे रखा है, देखिए मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होगा, यानी बेंजीन क्या अपने पास में डब्ल्यू ए यानी इसका एम ए कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका 78 ग्राम। क्लियर है। जो पहले चीज़ दी है वो लिखती जाए। उसके बाद में द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर 0.850 बार। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन का नहीं दे रखा, सॉल्वेंट का। तो पी नॉट ए की वैल्यू आपके पास में दे रखी है, कितनी आ गई अपने पास में 0.850
850 बार। बार क्या है अपने पास में? प्रेशर की यूनिट होती है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.805। ठीक है, इन ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हमने वॉलेटाइल इसके अंदर डाला बेंजीन के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया? 0.845। तो हमारे पास PA आ गया, यानी ये हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया कितना? 0.845। ये भी किसमें? बार में। अब हमको क्या निकाला? व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। हमको पता है कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मोलर मास यानी M2 निकालना है। देखिए प्रेशर दे रखा है अपने पास में, जो जो दे रखी हमने इसको नोट कर लिया। अब इसको हमने फॉर्मूले में रखा, ये हमको M2 कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास क्या हो गया? PA नॉट, और ये माइनस किस में से कर दिया? PA, और ये अपने पास रिलेटिव ओवर 0.85 है, ये भी PA। तो इस वैल्यू को हमने 0.5 क्या हो गया? WB। ठीक है, और ये क्या हो गया? इसका मास हो गया 39। ठीक है, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये किसका दे रखा है? बेंजीन के कितने ग्राम। लेकिन हमको क्या निकालना है? M2। M2 किसका निकालना है? सॉल्यूट का। ठीक है, यानी अपने पास में जो नॉन वॉलेटाइल है इसका हमको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। इसको डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो M2 की वैल्यू आएगी 170 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है? तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उसको नोट कीजिए, और जैसे जैसे आपको फॉर्मूला में जो निकालना है उसको अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो हमारे पास ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, करके देखिएगा। और भी क्वेश्चन है NCERT में, आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम इससे रिलेटेड। इसमें क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दे रखा है? 23.8 mmHg। ठीक है, ये अपने पास प्रेशर। प्योर वाटर का मतलब जो हमारे पास क्या होगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या अपने पास पे? P0A। P0A की वैल्यू दे रखी है कितनी? 23.8। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? mmHg। उसके बाद 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 85 ग्राम 850 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारे पास में जो WB यानी वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल दे रखा है कितना? 50 ग्राम। ओके, अब हम क्या बात करते हैं? 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास में WA यानी सॉल्वेंट का कितना दे रखा है? 850 ग्राम। ये वाटर दे रखा है, ये क्या हो गया? सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया? सॉल्यूट। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या निकाला? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है? वेपर प्रेशर निकालना है इस सॉल्यूशन के लिए। किसका? सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए निकालना है, तो आपको पता है PA नोड दे रखा है, लेकिन हमको क्या नहीं दे रखा? PA नहीं दे रखा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला क्या था? P0A माइनस PA अपॉन P0A। ठीक है, इसको इक्वल किसका था अपने पास में? WB अपॉन इसका मास कितना था? MB। और यहाँ पे क्या करेंगे अपन? वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी WA, और यहाँ पे क्या किया हमने? वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट MB। क्लियर? सॉरी MA। ये हमारा फॉर्मूला है। ये दे रखा है हमारे पास में, ये भी ये दे रखा है। WB पता हमको कितना है? WA भी बता रखा है कितना है।
अब MB यानी अब ये हमें पता नहीं, लेकिन निकालना पड़ेगा। NH2 यूरिया का हमको पता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया 60, और यहाँ पे WA की वैल्यू बता MA क्या हो गया, किसके लिए यूज़ कर रहा है, वेपर प्रेशर किसके लिए, वाटर के लिए। तो वाटर की जगह हम क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है 18, ठीक है। और हमको क्या निकालना है PA, तो ये निकालना है, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू दे रखी है। ये देखते ही आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये दे रखा है हमारे पास P1, W1, W2, M1, M2, ठीक है। तो हम राउल्स लॉ कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ P1, ये देखिए ये हमारे पास, इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, इसको P1, ठीक है। ये देखिए ये हमने वैल्यू रखी इसमें 23.8 माइनस P1, ठीक है। ये 50/60 जो अपने पास ग्राम में दे रखे थे मोल्स, उसको अपन ने मोल्स में चेंज किया, डिवाइडेड बाय 60, ये मैं निकाल के P1 की वैल्यू निकाल दी। P1 क्या हो गया अपने पास में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर आ गया 23.4 mm ऑफ Ag, ये हमारे पास P1। हाँ, साथ में हमारे पास इसको एक क्वेश्चन और पूछा था इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था, सॉल्यूशन एंड द इट्स रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। इसमें वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, ठीक है, वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई। तो हमारे पास ये तो क्या हो गया P1, तो वेपर प्रेशर हमारे पास में कितनी कमी आई, हमको पता है कि स्टार्टिंग में जो प्रेशर कितना था सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का कितना था 23.8, और बाद में कितना हो गया सॉल्यूशन का 23.4, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू कुछ 0.173 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द गिवन सॉल्यूशन 23.4 एंड द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना हो गया, रिलेटिव लोअरिंग कितना कमी आ गई इसके अंदर 0.013 की। ओके, क्लियर है। तो हमारे पास ये थे किसका, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं इन्हीं में से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब होगा कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट की होता क्या है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या करते हैं हम उसको, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट कर दे, इसी को हमने क्या बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या, कि प्योर साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होगी, प्योर साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होगी, कि हमारे केमिस्ट्री में हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या डेफिनेशन यूज़ करें, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए होगी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm, यानी उसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाए तो उसी को क्या हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, यानी उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास वेपर प्रेशर, किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखते पॉइंट, बॉइलिंग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अगर हमने किसी भी लिक्विड के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, क्या मिलाया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो जो वाटर पहले जिस टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा था अब उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करने लग जाएगा, यानी वो पहले से ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉईल होना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है, क्या बोला हमने इसलिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या गया, इंक्रीज होने लग गया, क्योंकि उसमें क्या मिला दिया अपन ने, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, जो वेपराइज में चेंज ही नहीं हो रहा। तो अपने पास अब वेपर प्रेशर जब क्या हो जाएगा, जो अपने पास बॉइलिंग ज़्यादा टेम्परेचर पे होने लग जाएगा, तो लिखिए व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट देन बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जो पानी 100 डिग्री पे उबल रहा था, 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था, अब वो क्या करेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉईल होने लग जाएगा, क्योंकि हमने उसमें क्या मिला दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब हमने माना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टी बी नॉट, कितना हो गया, टी बी नॉट, क्लियर है, किसका, प्योर सॉल्वेंट का। अब देखिए उसके बाद में सॉल्यूशन का कितना मान लिया अपने, टी बी, तो अब ज़्यादा प्रेशर किसका हो गया अपने पास, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हमने पढ़ा किसका हो गया, सॉल्यूशन का ज़्यादा हो गया। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, जो टोटल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, यानी हमने इसको डेल्टा टी से डिनोट किया, तो कितना हो जाएगा, टी बी माइनस, क्योंकि ज़्यादा कौन सा है इस बार, सॉल्यूशन का, टी बी माइनस टी बी नॉट, क्लियर। देखिए तो टी बी कितना हो जाएगा, टोटल बॉइलिंग प्रेशर, बी किस लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने यूज़ किया, तो हम यहाँ बी भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, टी बी माइनस टी बी नॉट, क्लियर है। देखिए आगे हम इसको अब क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। इसी को हम पहले एक ग्राफ से संभाल लेते हैं। ये दिख रहा है, ये ग्रीन वाली लाइन, जो ग्रीन वाली लाइन है, ये हमारा मान लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना है, 1 atm। हमको पता है हमने सॉल्वेंट को बॉईल किया, सॉल्वेंट को क्या किया हमने, बॉईल किया, तो इस टेम्परेचर पर, ठीक है, इस वाले टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वो बॉईल होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमने बोला सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारे पास कम है। जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर गया, तो ये तो क्या हो गया, टी बी नॉट, और ये क्या हो गया, टी बी हो गया, तो टोटल कितनी हो गई, तो हमारे पास ज़्यादा कौन सा हो गया, टी बी माइनस टी बी नॉट, तो ये इसका ग्राफ हो गया। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मोलर कंसंट्रेशन पे, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन पे, कितना हमने, किसका मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो अपने पास में टी बी नॉट डेल्टा टी बी हो गया, यानी मोलर एलिवेशन, ये अपने पास जो हमारे पास में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोललिटी, क्योंकि हमने बोला मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, उनके सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे, कि कितने सॉल्यूट हमने ले रखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया अपने पास में के बी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो अगर हम के बी की यूनिट, कई बार के बी की यूनिट पूछ ली जाती है, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू, तो के बी इक्वल कितना हो गया, इसकी अपन निकाले तो डेल्टा टी बी अपॉन एम, ये क्या हो गया, एम क्या हो गया, मोलरिटी, तो के बी की अगर वैल्यू कर, टी क्या होती है अपने पास, केल्विन, ये तो क्या हो गया, केल्विन, ठीक है, और हमारे पास में केल्विन किलोग्राम मोल यूनिट्स, क्योंकि मोलरिटी हम किसमें लेते हैं, किलोग्राम के अंदर, इनटू मोल इनवर्स, क्लियर है, किलोग्राम मोल इनवर्स, यानी अपने मोलरिटी की रेफरेंस क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो टी बी हमारे पास क्या हो गया, टी बी तो हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, टी बी हमारे पास किस में हो गया, केल्विन में, और मोलरिटी किस में हो गई अपने पास, मोलरिटी अपने क्या बोला, किलोग्राम पर मोल, तो हमारे पास यहाँ तो हो गया इनटू किलोग्राम मोल इनवर्स, पर मोल के लिए अपने ये यूज़ कर लिया, क्लियर है। अब देखिए अपने पास में इसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे मोलरिटी, हमको पता ही है इसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, क्लियर है, W2/W1, ये अपने पास ये पढ़ रखा है अपन ने,
ठीक है, जो हमने ये फार्मूला पढ़ा था मोलरिटी का, m इक्वल टू क्या था अपने पास में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था अपने माना, अपने W2, और यहाँ पे कितना माना, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया M2, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना होता है W1, या जिसको हमने A माना था WA इंटू 1000, ये हमारे पास क्या हो गया मोलरिटी। तो हमने ये मोलरिटी यहाँ पे अप्लाई कर ली। अब हमको पता है, अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा TB किसके इक्वल था, KB, और अपन ने मल्टीप्लाई क्या कर दिया, अपन ने मोलरिटी की वैल्यू रख दी, यानी W2 इंटू 1000, ठीक है 1000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा M2 इंटू W1। तो ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम M2 की वैल्यू निकालें तो M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमारे पास में ये फार्मूला M2 का, हमारे पास में ये TB का फार्मूला निकाला, हमने ये M2 का निकाला। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन का, और वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है सॉल्यूशन का, दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। पहले जो जो चीज़ें दे रखी है हमें लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी हमारे पास में क्या दे रखा है, ये तो क्या हो गया सॉल्वेंट, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट के रूप में हमने यूज़ कर रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को हमने किससे यूज किया था, TB0 से। क्लियर है, TB0 से। और वैन 1.80 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आर डिजॉल्व, तो हमारे पास ये क्या हो गया W2। TB तो हमारे पास कितना दे रखा है, देखिए जो जो वैल्यू दे रखी है हम लिखते जाते हैं। TB कितना, TB0 कितना दे रखा है 353.23 केल्विन। ओके, अब दूसरी बात क्या करते हैं, अपने पास नेक्स्ट जो दे रखा है W सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्यूट को हमने क्या माना था W2, कितना दे रखा है 1.80 ग्राम। ठीक है, 1.80 ग्राम, ये क्या नॉन वॉलेट सॉल्यूट। उसके बाद डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी हमारे पास WA दे रखा है कितना 90 ग्राम, बेंजीन की क्वांटिटी कितनी थी 90 ग्राम। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेज टू द 354.11, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का इंक्रीज कर गया। तो हमारे पास में TB कितना हो गया, यानी सॉल्यूशन का कितना दे रखा है 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो हमने लास्ट क्लास में अभी लास्ट पेज पे पढ़ा था कि M2 निकालना है, इसके लिए KB की वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हमने फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखा, तो हमारे पास M2 कितना आ गया 58 ग्राम। क्लियर है, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 58 ग्राम। ठीक है, बस कैलकुलेशन बची हुई, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा।